हम लोग जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वेव ऑप्टिक्स पे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट डालेंगे सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट 1। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे वेव ऑप्टिक्स से जो हमने पढ़ा, ठीक है। पहले तो वेव लिखो, कौन वेव जो है क्या क्या शो करेगा, ठीक है ना। एक तो क्या करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा। डिफ्रैक्शन मतलब वेव नेचर से हम लोग क्या क्या बताते हैं, क्या बताएंगे, डिफ्रैक्शन बताते हैं, इंटरफेरेंस बताते हैं। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस और क्या बताते हैं, पोलराइजेशन, पोले पोले पोलराइज आर आई, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बताते हैं। इसमें याद रखना पोलराइजेशन सिर्फ क्या शो कर, कौन शो करेगा, ट्रांसफर वेव। ये पीवाई की है, ट्रांसवर्स वेव। और जो डिफ्रैक्शन होगा और इंटरफेरेंस, इसमें क्या होगा, क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होंगी और ट्रांसवर्स वेव भी होंगी दोनों में, मगर पोलराइजेशन में बस क्या होगा, ट्रांसफर वेव। तो ये पीवाई की है, ठीक है। देता है वो पोलराइजेशन कौन कौन सा करेगा, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या बोथ ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनमें से कोई नहीं, तो उनसे क्या है, ट्रांसफर वेव। ये पीवाई क्यू है। और एक पीवाई क्यू और है, वो बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन एक कि क्या कहते हैं, इन तीनों में से ऑप्शन है इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इसमें से कौन सा कॉमन नहीं है लाइट और साउंड में। तो ये भी याद रखो यहाँ पे, लाइट वेव्स, लाइट वेव, ये क्वेश्चन है पीवाई के देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लाइट वेव एंड साउंड वेव्स, एंड साउंड वेव्स नॉट कॉमन टू, नॉट कॉमन टू पोलराइजेशन। ये पीवाई के ऑप्शन दिया होता कि लाइट वेव और साउंड वेव में क्या कॉमन नहीं है। ये ऑप्शन था डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, इंटरफेरेंस। सॉरी, कोहेरेंस दे रखा है। तो आंसर क्या है, पोलराइजेशन, इसमें कॉमन नहीं है लाइट में और साउंड वेव में, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। ये तो वेव नेचर से हम क्या क्या बताते हैं, डिफ्रैक्शन बताते हैं, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। अब क्या है, पार्टिकल नेचर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगला चैप्टर में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में। पार्टिकल नेचर से हम क्या क्या बताते हैं, एक तो क्या बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। और कौन सा इफेक्ट बताता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन या कॉम्पटन, ठीक है ना, क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम किससे बताते हैं, पार्टिकल नेचर से। और रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स क्या क्या बताता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये बताता है कौन, बताता है रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, आगे है, हाँ, ये अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगी वो कैसे बनेगी, स्फेरिकल बनेगी। कैसे बनेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है पॉइंट सोर्स से। क्या पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से कैसी वेव फ्रंट बनेगी, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। अगर कोई लाइन चार्ज है ऐसे, तो इससे कैसी वेव फ्रंट बनेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी। ऐसे बनेगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये क्या है, लाइन, लाइन चार्ज, तो इससे कैसे बन जाएगी, ये लाइन सोर्स कह लो, लाइन चार्ज कह लो, लाइन सोर्स ही कह लो, ठीक है। लाइन सोर्स से कैसी बनती है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना, ये याद रखना है। स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, लाइन चार्ज से क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे याद रखना है। फिर आ जाओ, हाई बीम क्या कहता है, हाई बीम कुछ नहीं कहता है, और इससे क्वेश्चन भी एक एक भी नहीं आया शायद, और पढ़ाते थे, ठीक है। एक क्या है,
एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है ना, इससे ऐसे एक वेव फ्रंट है या वेव है, यहाँ से वेव निकल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ है पॉइंट, यहाँ से भी ये छोटी छोटी क्या बना लेगा, वेव फ्रंट बना लेगा। तो ये प्राइमरी क्या थी, ये क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट, वेव प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है ना। इससे क्या निकली, बहुत सारी वेव निकली, ये क्या बना रही है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। बस इतना ही याद रखना, ठीक है ना, सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है ना, चेंज इन वेवलेंथ अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन में सी। इससे एक पी वाई को बहुत पहले आया हुआ है, ठीक है ना। चेंज इन वेवलेंथ, इसी को क्या कह सकते हो, शिफ्ट, ठीक है ना, शिफ्ट। और यहाँ पे सी का स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में शायद ये पूछा था, इसकी वैल्यू दी थी, इसकी हमें पता ही है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। ये पी वाई को आया हुआ, उसको देखूंगा क्या जवाब, ये हो गया पूरा, है ना, ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। एक क्वेश्चन बस ये है, याद रखना, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ट्रांसफर फेज शो करता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव शो नहीं करती है, ठीक है। अब आ जाओ कोहेरेंट सोर्स, ये लिख लो, को स्पेलिंग कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स, ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए ना, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए डेल्टा, फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। अब यहाँ पे क्या सोर्स रखा हुआ है, इससे क्या कुछ निकल रही होंगी वेव, सही से निकाल रहा है, ऐसे नहीं निकाल रहे, वेव निकल रही है, ये क्या सोर्स है, ये क्या सोर्स, इससे क्या निकल रही है, वेव निकल रही है। यहाँ पे क्या है, पर्दा, यहाँ पे इसमें छेद है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वजह से आती जाएगी, यहाँ से कुछ क्या निकल रही, वेव निकल जाएंगी छोटी छोटी, यहाँ पे निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, वेव फ्रंट डिवीजन, वेव फ्रंट डिवीजन हो गया, ठीक है ना, वेव फ्रंट डिवीजन। ये किसमें पढ़ेंगे हम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC वाला, ठीक है ना, केस। और ये क्या है, यहाँ पे था कुछ वेव, यहाँ से ऐसे आ रही थी, ऐसे चली आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे चली आ रही थी, ऐसे आके ऐसे, और ऐसे आके ऐसे, ठीक है ना। वेव फ्रंट डिवीजन हो गया। और ये क्या, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया, किसका डिवीजन हो रहा है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड डिवीजन हो गया। ये हो गया, थिन फिल्म में देखने को मिलेगा हमें, थिन फिल्म। और ये जितने भी अभी हमने दोनों केस पढ़े, ये किसको शो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस को, दोनों केस किसके, इंटरफेरेंस के। इससे कोई पी वाई क्यों नहीं आया हुआ, बस ऐसा देख लो, ठीक है ना। अब जो पोलराइजेशन पढ़ेंगे उससे आए पी वाई की 3, वही इंपॉर्टेंट है, इससे पी वाई की मुझे तो दिखे नहीं, ठीक है। अब आ जाओ पोलराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन, ठीक है। हमारे पास पहले शुरू में क्या है, ये क्या पोलराइज लाइट है, ये क्या पोलराइज, ऐसे शो कर रहा है, ये क्या पोलराइज, इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है शुरू में, ये क्या पोलराइज, पोलराइज लाइट, पोलराइज, ठीक है ना, इंटेंसिटी इसकी क्या है, आई है। अब इसको मैंने क्या किया, कुछ एंगल पे इसको क्या कर दिया मैंने, डिफ्लेक्ट कर दिया पोलराइज लाइट को, ये पोलराइज लाइट थी, अब इसको मैंने क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आई डैश हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई डैश, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे जो आई डैश निकालो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, आई डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई कोस स्क्वायर थीटा, दो पी वाई के से, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो चेंज निकालोगे बाद में, जो चेंज इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू आई
कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे क्वेश्चन अभी कराऊंगा इस वाले पे। अब वो क्या करेगा, थीटा की वैल्यू एक करके हम लोग निकाल रहे हैं। अगर थीटा इस फॉर्मूले में क्या रखोगे 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो आई डैश कितना आ जाएगा बताओ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आई डैश बराबर क्या आ जाएगा, आई डैश बराबर क्या आ जाएगा, आई 1 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो आई डैश बराबर 10 क्या आ जाएगा आई के। मगर ये वाला केस नहीं होता है, पढ़ते नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि तब तो ये पोलराइज ही रहेगी ना, बदलेगी नहीं अगर थीटा 0 होगा तो। थीटा पहले हम क्या कर रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री से घुमा दिया इसको, पोलराइज कर दिया राइट से, तो आई डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आई डैश निकल के क्या आ जाएगा 0, रखोगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0, पूरा 0 ही रहेगा। थीटा अगर कितना रखते हैं 60 डिग्री, तो आई डैश कितना निकल के आ जाएगा, रखो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ जाएगा। अगर थीटा कितना रख दें 45 डिग्री, इसी पे आता है क्वेश्चन, आई डैश कितना हो जाएगा, आई cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 45, 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आई बाई कितना हो जाएगा 2, तो आई डैश कितना निकल के आ जाएगा आई/4, सॉरी आई/2, आई डैश कितना निकल के आ गया आई/2, ठीक है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म, इससे दो पी अभी पढ़ा लूँ पहले, ये पूरा पोलराइजेशन पर कंप्लीट कर लें, फिर इस पर पी वाई क्यों है वो करेंगे, ठीक है। अगर ये पोलराइज लाइट थी, इसको रोटेट किया था तो आई डैश निकाल लिया था हमने इंटेंसिटी आई cos स्क्वायर थीटा से। मगर अगर वो कह देगा एक अनपोलराइज लाइट है, शुरू में हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, ठीक है ना, ये अनपोलराइज लाइट, इसकी इंटेंसिटी आई थी, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पोलराइज बनाना पड़ेगा ऐसा, तो इसको ऐसा बना दो, ठीक है ना, ये क्या होगी पोलराइज हो गई। फिर इसे किस एंगल से घुमाएंगे, तो यहाँ पे आई क्या होगा आई/2 cos स्क्वायर थीटा है, क्योंकि पहले ये आई था, इसको घुमाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा आई डैश क्या हो जाएगा आई/2, और आई डबल डैश क्या हो जाएगा आई डैश cos स्क्वायर/2। इतना करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो, ठीक है ना, इससे पी वाई को, और जो इससे पी वाई को आया वो मैं बता रहा हूँ। एक इंटेंसिटी थी आई आई, ठीक है, इनके बीच में एक आई नॉट रखा था, आई नॉट ऐसे करके, तो आई नॉट बाई 4 हो गया था, ठीक है ना, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बस ये सब कुछ नहीं याद है। एक जो पी वाई का इससे भी ये भी करा दूँ, ठीक है ना, पहले पी वाई क्यूब कर लेते हैं इससे, इस वाले फॉर्मूले। यार पी वाई क्यूब कहाँ है, ये देखने पड़ेंगे। चलो एक ये वाला जो दूसरा पॉइंट था, इसका तो देखो दो पी वाई के जो आए 2022 या ऐसे कुछ आए, उसमें आई डैश की वैल्यू चलो ऐसे दे देते हैं, आई डैश की वैल्यू कितनी दी थी उसमें, शायद 5 दी थी क्वेश्चन में, और आई की वैल्यू कितनी दी थी 10 दी थी, तो कह रहा था फाइंड इंटेंसिटी की वैल्यू बाद में दे रखी थी 5, और इसकी फाइंड क्या कह रहा था हमसे थीटा, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना ऐसे। तो इस फॉर्मूले में ये मैं अपने से बना रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ, तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी 5, और आई की वैल्यू कितनी 10 cos स्क्वायर थीटा लगभग 5/10 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, हटा दो, और अब हमें पता है यहाँ पे रूट आ गया 1/2 हो गया ना cos थीटा। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू 1/2 कौन किस क्या हो 0 डिग्री की होती है, 45
45 डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। हमें पता है थीटा की वैल्यू 1 cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। तो ये आंसर आया था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन था इस पे। और एक में क्वेश्चन क्या था, आई डैश की वैल्यू पूछा था, आई की वैल्यू दे रखा था, थीटा की वैल्यू दे रखा था 45 डिग्री, ठीक है ना, जो मैंने बताया था। ऐसे था कि भाई, और जो अभी मैंने दूसरा इसके बाद पढ़ा था उस पर कैसा है, कह रहा है दो पोलरॉइड है P1 और P2 प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, P1 है, P2 है, परपेंडिकुलर है to each other, unpolarized light I naught is incident on P1, I naught unpolarized है, I naught placed कहाँ पे, P1 पे, I naught। A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2। अब एक थर्ड पोलरॉइड है, उसको कहाँ पे रखा गया, इसके और इसके बीच में रखा गया हुआ है P3 को, such that it makes an angle 45 with that of P1। अब ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री। with that of P1 the intensity of transmitted light through P2 is। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ से क्या होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी P2 से, P2 पे इंटेंसिटी कितनी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की। अब ये जो दे रखी है हमें, कौन सी दे रखी है, आई नॉट अनपोलराइज दे रखी है। तो पहले तो इसे पोलराइज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 पोलराइज हो गई। अब इसको कितने से घुमा देंगे, 45 से घुमाया, तो क्या हो जाएगा 45 की वैल्यू हमें पता है, जब आई डैश कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर लाने पे, आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/2 1/2 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लाने पे। फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में भी कितना हो जाएगा, I/2 लगेगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I/2 आई नॉट बाई 2 इंटू में आई नॉट बाई 2 इंटू में आई नॉट बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई कितना हो जाता है 8, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाता है, आई नॉट बाई 8 इसका। ये पी वाई का जो मैंने दूसरा वाला टॉपिक पढ़ा है, तो बस इससे ही ऐसे याद, ठीक है। आई नॉट पहले तो अनपोलराइज लाइट है, तो पहले उसे पोलराइज करेंगे तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, फिर उसको 45 डिग्री से घुमाएंगे तो आई नॉट बाई 2 फिर से हो जाएगा, और फिर 45 डिग्री यहाँ पे लाने के लिए घुमाएंगे तो आई नॉट बाई 2 फिर से हो जाएगा। तो 2 नीचे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8, और ऊपर आई नॉट, तो आई नॉट बाई 8 हो जाएगा। अगर वहीं पे क्वेश्चन में पोलराइज क्या देता पहले से ही है तो आई नॉट बाई 4 आंसर आता, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अनपोलराइज का है, ठीक है ना। और क्या है, ब्रेविस्टल लॉ, ये हो गया खत्म पोलराइजेशन। क्या है ब्रेविस्टल लॉ, ब्रेविस्टल लॉ, इस पे 2 पी वाई के हैं, बस वो मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्या होता है। इसमें क्या होता है, अनपोलराइज लाइट आती है, ठीक है, ये रहा ऐसे ऐसे अनपोलराइज लाइट आई, ऐसे चली गई, यहाँ पे एंगल बन रहा है आई बी, ब्रेविस्टल एंगल कह दो इसे। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे इंटेंसिटी जब आई थी यहाँ पे अनपोलराइज लाइट, ये क्या अनपोलराइज आई थी, अब यहाँ पे चली गई, ये क्या हो गया पोलराइज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I/2, ठीक है ना। बस ये याद रखना, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है क्या होती है 10 आई होती है, डिफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है 10 आई, ठीक है ना। ये अब जो पी वाई क्यू है उससे वो याद रखो क्या है फॉरेन इंटरफेरेंस क्या होता है, जब इंटरफेरेंस होगा इसमें, फॉरेन इंटरफेरेंस, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए 45 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से, ऐसे आया था पी वाई पूछा था ब्रेविस्टल एंगल या ऐसे करके फॉर इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी, एक ऑप्शन था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होनी चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन ये था, और चौथा ऑप्शन था 0 से लेके 90 डिग्री तक होनी चाहिए थीटा की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एक ये भी फॉर इंटरफेरेंस पढ़ लोगे, देखो क्या लिखा था, फॉर इंटरफेरेंस ब्रेविस्टल एंगल कितना होना चाहिए,
द ब्रेविस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी, तो 4 ऑप्शन थे उसमें से ये वाला करेक्ट था, ठीक है ना। और एक और पी वाई क्या है, वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी ना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट हुई है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस रिफ्लेक्टेड लाइट तो देखो अनपोलराइज से क्या हो गई, पोलराइज हो गई, पोलराइज्ड, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल बनाता है इससे वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वही रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट अनपोलराइज से क्या होगी, पोलराइज। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड with its electric vector perpendicular to the plane of incidence। ये पी वाई, ठीक है ना। दोनों पी वाई इसी के मैंने बस हैश टैग करके लिख लिया, टू ऑफ द इंसिडेंस, ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई है, ब्रेविस्टर एंगल पे। और ये याद रखना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, tan होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे याद रखना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। वेव वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, चेंज इन फेज डिफरेंस डेल्टा 5/2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन में लैम्डा, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हमने, y अपॉन में बीटा लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला कहा था हमने कि आगे चल के पढ़ेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो ये अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स में। ये कहाँ काम आएगा, अब यहाँ पे काम आएगा ये। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट 2, फर्स्ट सारे खत्म हो गए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 क्या है, y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a1, y इक्वल टू a1 साइन ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी पी वाई होता है। वेव की इक्वेशन पूछी थी जो वेव चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो ये इक्वेशन हो गया। अगर a2 ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये भी बता दो क्यों लिख रहा हूँ, के एक्स प्लस 5। तो यहाँ से हमें पता है, अगर इसका मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है एम्पलीट्यूड का, ए रिजल्टेंट कैसे लिख दे रहा हूँ, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालना कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ऐसे क्यों निकालोगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना है, दोनों इक्वेशन दे के दे देगा तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब इसी में ऐसे a1 दे रखा है, ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, a2 है, इनके बीच में कुछ एंगल फाई है, तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। मगर इफ क्या कहते हो, a1 बराबर क्या है, a, मतलब एम्पलीट्यूड इसका जो a1 है वो a है, और ये जो a2 है ये भी क्या है, a एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, अगर एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 60, ये भी a है, ये भी a है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, √2a, √3 सॉरी, √2 90 डिग्री का आता है, √3a। अगर ऐसे एंगल, ये एम्पलीट्यूड इधर a है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √2a, ठीक है ना। रिजल्टेंट अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड 10 का है, 10 का है और 60 डिग्री एंगल दे दिया तो कितना हो जाएगा, √310, ठीक है ना। ऐसे 5 है, ये भी 5 है, एंगल 90 है, तो ये क्या आ जाएगा, √25 ऐसे, ठीक है ना। अगर एंगल कितना है ए और ए के बीच में, एग्जांपल देके बता दिया कितना है, 120 डिग्री है ए और ए, तो रिजल्टेंट भी क्या आता है, ए आता है, ठीक है ना। अभी ये क्यों बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इंटेंसिटी निकालने के लिए काम है, ठीक है ना। अब देखो बस इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना बस, ये जो आए हैं ना इनका स्क्वायर कर देना, वो अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा, ऐसे लिख दूंगा, फिर यही पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, एट एट यहाँ पे ए निकालना है और ये आई, ठीक है ना।
ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एट फाई अगर क्या है 0 डिग्री है तो ए कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा। अरे ए इधर है ए इधर है तो जुड़ जाएंगे ना दोनों 0 डिग्री पे तो 2a हो जाएगा। बस इसका स्क्वायर कर दो तो इंटेंसिटी निकल जाती है। इसको स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 4a। अगर फाई क्या है दोनों के बीच के एंगल कितना 30 डिग्री 30 डिग्री मैंने लिखवाया ही नहीं लिखवाया तो मैंने 30 डिग्री मत देखो 45 डिग्री देखो पहले कितना एंगल के बीच 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे हमने निकाला है नहीं निकाला है 45 डिग्री पे भी नहीं निकाला है तो रहने फाइव इक्वल टू कितना 60 डिग्री पे निकालो ठीक है ना। तो 60 डिग्री पे एम्पलीट्यूड कितना निकल के आया है अभी हमने निकाला। अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड 60 डिग्री वाला है √3 है एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा √3 है और इसका स्क्वायर करो तो इंटेंसिटी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। अगर एंगल कितना है 90 डिग्री है तो एम्पलीट्यूड कितना निकल के आएगा दोनों अगर सेम है 90 डिग्री पे तो कितना हो जाएगा √2 है। इसका स्क्वायर कर दो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगी 2a। अगर फाई कितना है 120 है दोनों के बीच में तो एम्पलीट्यूड क्या निकल के आया था a। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे आई आएगा ठीक है ना क्योंकि इंटेंसिटी निकालना ना। सो यहाँ पे क्या आएगा आई आएगा ना क्योंकि अब हम इंटेंसिटी निकालना 4i 3i 2i और ये क्या हो जाएगा आई आएगा ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी पढ़ना है मैं वो लिख रहा हूँ ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होती है कंस्ट्रक्टिव और क्या है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगी कहलाएगी वो कंस्ट्रक्टिव वेव और अगर एक इधर है एक इधर है अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कहेंगे डिस्ट्रक्टिव वेव ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फेज डिफरेंस तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका याद रखो कैसे निकालोगे 2n पाई तो यहाँ पे क्या आएगा 0 हो सकता है कॉमा एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई हो सकती है फेज डिफरेंस 2 रखोगे तो क्या हो सकता है 4 पाई हो सकता है और ऐसे डैश 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 ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला डेल्टा फाई का 2n 2n प्लस 1 पाई बाय पाई 2n प्लस 1 पाई ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा पाई n की वैल्यू 1 रख लो इसमें फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा 3 पाई तो मतलब कि ऑड में होगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 पाई हो जाएगा फेज डिफरेंस डैश 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 ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए फेज डिफरेंस का। अब ऐसे क्या निकालेंगे लैम्डा निकालेंगे चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए n n लैम्डा ठीक है ना। तो 0 हो सकता है n की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा n की वैल्यू 2 होगी तो 2 लैम्डा हो जाएगा 3 होगी तो 3 लैम्डा हो जाएगा ऐसे डैश 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 ठीक है ना। इसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए चेंज इन लैम्डा का फॉर्मूला क्या है 2n प्लस 1 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ये तो एक बार चेक कर लेना है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ठीक है सही है। n की वैल्यू क्या होगी अगर 0 होगी तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा वेवलेंथ। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा कॉमा क्या अगर 2 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा एंड सो ऑन ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ये फॉर्मूला ऐसे निकालना है लैम्डा
ऐसे ही क्या निकालेंगे अब वाई, जो फॉर्मूला भी हमें पढ़ा था ना, डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई इक्वल टू लास्ट में क्या आया था वाई अपॉन में बीटा। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूले में वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। वाई क्या होगा अगर कंस्ट्रक्टिव है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन इंटू में बीटा। तो अगर एन जीरो है तो जीरो हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 1 है तो बीटा हो जाएगा वाई की वैल्यू। अगर एन टू है तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा, अगर एन थ्री है तो 3 बीटा हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n+1 ब्रैकेट में बीटा बाई 2। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा बीटा बाई 2, अगर n की वैल्यू यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 3 बीटा बाई 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा 5 बीटा बाई 2, ठीक है ना, 7 बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। जितनी n की वैल्यू रखोगे उतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हाँ क्या बचा, कुछ नहीं बस वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात याद रखो, इंटेंसिटी का जो है रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ वो कैसे होता है, इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ए स्क्वायर। और क्या हो जाएगा अगर इसी को रूट इसके टर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा आई अंडर रूट के आई, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। इस पर भी वाई क्यों आते हैं, ठीक है ना। क्या देगा ए1 रिलेटिव की वैल्यू कितनी है, ए1 रिलेटिव की वैल्यू कितनी दे देगा, ए1 की वैल्यू कितनी है 1, ए2 की वैल्यू कितनी है 4, ये पी वाई पे ऐसी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी आई1 अपॉन आई2 बताओ कितना हो जाएगा। तो हमें पता है क्या होता है, कितना हो जाएगा अंडर रूट में आई1 अपॉन आई2 कर लो, क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो आई1 अपॉन आई2 पूछ रहा है ना, सॉरी आई1 आई2 पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू हमें पता है, तो आई1 अपॉन आई2 क्या हो जाएगा ए1 का होल स्क्वायर अपॉन ए2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी मैं ऐसे थोड़ी ना होगा, एक पे पी वाई क्यों वही करा देना, नहीं तो समझ में आ जाएगा। है तो ऐसे ही, वहाँ पे रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दे रखा था, मैंने उल्टा पूछा था उसमें उल्टा पूछा, ठीक है ना। इस पे पी वाई को जो है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दे रखा है कितना 4:1, आई1 अपॉन में आई2 की वैल्यू कितना देना है 4:1, मतलब ये दे दिया है। अब हमसे क्या पूछा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, हमसे क्या पूछा a1/a2 पूछ लिया, अब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होते हैं ए स्क्वायर के, तो हमें a1/a2 चाहिए, तो इस पे क्या लगा दो रूट लगा दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना, ए क्या हो जाएगा रूट में आई, तो क्या हो जाएगा इस पे रूट लगा दो बस, 2:1 आ जाएगा आंसर, ये पी वाई पे इस वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी ये भी याद रखना, आई मैक्सिमम क्या हो जाता है इन टर्म ऑफ आई, अंडर रूट में आई1 प्लस अंडर रूट में आई2 का होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पी वाई को आते रहते हैं। जो भी हिंदी करवाऊंगा वहाँ पर तो सही है। और अगर ए के टर्म में लिखना है इसको तो क्या हो जाएगा ए1 प्लस ए2, आई मैक्सिमम अगर आई के टर्म में तो अंडर रूट में आई1 प्लस अंडर रूट में आई2 का होल स्क्वायर, अगर ए के टर्म में लिखना है तो ए1 प्लस ए2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए1 प्लस ए2 का होल स्क्वायर। अगर आई मिनिमम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट में आई1, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट में आई2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए1 माइनस आ जाएगा ए2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या करता है आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम का हमसे क्या कहता है रेशियो पूछता है। तो आई मैक्सिमम का हमें पता है फॉर्मूला आई के टर्म में अंडर रूट में आई1 प्लस अंडर रूट में
प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर अपॉन आई मिनिमम कैसे निकालो अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से निकाल ली, बना लिया फॉर्मूले ना, बस इसके जगह डिवाइड कर दिया ना, बस इसमें यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया तो एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे माइनस है, सॉरी मिनिमम है ना, हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 भी खत्म हो गया यहाँ पे सारे। अब ये आगे काम आएगा बीटा वाला, ठीक ना, इस पर अगर पीवाई क्यू आएंगे देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। एक बार टाइमिंग देख लो कितना हो गया। ज़्यादा नहीं होना है, इसे करते हैं। इससे ही पीवाई क्यू आते हैं लिखकर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, ठीक है। ये क्या कहता है? एक यहाँ पे क्या सोर्स है, सोर्स, ठीक है। इसमें से क्या निकल लेंगे, वेव निकल लेंगे, ठीक है। ये सोर्स है, इसको ऐसे लिख लो, इसमें से क्या निकल लेंगे, वेव निकल लेंगे, ऐसे फिगर देख के बना रहा हूँ, ठीक है। वेव निकल लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, सिल्ट रखी हुई है, 2 सिल्ट है, सिल्ट S1 लिख ले रहा हूँ सिल्ट को, इसको सिल्ट को S2, इनके बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसे किससे लिखना है, स्मॉल डी से, याद रखना। जो डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिट जब बोले तो डी की डी रखना है उसकी वैल्यू, ठीक है ना, स्मॉल डी से डिनोट करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिट के बीच, सेल के बीच को क्या कहते हैं, डी, ठीक है। हम यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है ना, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, डेल्टा एक्स हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक सिल्ट से लेके, ये सिल्ट से लेके स्क्रीन तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाती है, डिस्टेंस कैपिटल डी। तो जब बिटवीन द सिल्ट बोलेगा तो कौन सी वैल्यू रखनी है हमने, स्मॉल डी की। और जब बोलेगा सिल्ट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दी हुई होगी क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से बस जो फॉर्मूला याद रखना है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा वेवलेंथ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट टू स्क्रीन अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट, ठीक है ना। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसी से आते हैं कि भाई ये क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर एंगुलर फ्रिंज, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी मोबाइल की, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या सोर्स है, ठीक है ना, मैंने फिर लिख लिया पूरा, सोर्स है, यहाँ से क्या निकल रही होगी वेव, यहाँ पे स्लिट S1 है, यहाँ पे स्लिट S2 है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से। तो क्वेश्चन में कैसे देता है, हमेशा कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट क्या है, 5 मिलीमीटर है, तो डी की वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। और अगर क्या डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्क्रीन कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे। तो ये फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, क्या है, बीटा इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये किसके बीच की डिस्टेंस है, सिल्ट से स्क्रीन तक की, और जो डी है यहाँ फॉर्मूले में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछेगा तो इस फॉर्मूले से बस क्या हटाते थे, कैपिटल डी की वैल्यू हटा देते, तो फॉर्मूला बन जाता है क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या जाएगा, बी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। और अगर वो क्या करेगा, मीडियम में डाल देगा, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम फाइनल कैसे निकालेंगे, बी नॉट बाई, सॉरी बी थीटा अपॉन में क्या कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इस पे 2-3 पीवाई क्यू आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अभी वर्क कराता है पीवाई क्यू जगह में। और फिर ये देखो, इसको यहाँ पे जो हो रहा है, फिर हमने यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लिया,
कर लिया। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बेस लाइन है, यहाँ पे ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। तो ब्राइट क्या है, ब्राइट, एक होता है डार्क बैंड, एक होता है ब्राइट बैंड। तो ये क्या है, ब्राइट बैंड है, फिर उसके बाद क्या बना है, डार्क बैंड, फिर क्या बना है, ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, ठीक है ना। तो जो ब्राइट बैंड और ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको, वो कितनी होगी, बीटा के बराबर होगी। और जो डार्क बैंड और डार्क बैंड के बीच की डिस्टेंस होगी, डार्क बैंड, सॉरी यहाँ पे देखा है, डार्क बैंड और डार्क बैंड के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, दो कंसेक्यूटिव वाइड बैंड और डार्क बैंड के बीच में हमेशा क्या होगा, बीटा ही होगा, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ। मगर अगर पूछे तुमसे एक वाइड बैंड है और एक डार्क बैंड है यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, कंसेक्यूटिव कितनी हो जाएगी, बीटा बाई टू हो जाएगी डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ कह लो, ठीक है ना, बीटा बाई टू, ठीक है। अगर nth मैक्सिमम के लिए निकालना है तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, y अपॉन में बीटा, फॉर्मूला पढ़ा था ना, x अपॉन में लैम्डा, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो nth मैक्सिमम के लिए कहेगा, मैक्सिमम जब बोलेगा क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, जोड़ लो n, बीटा कहेगा फिफ्थ मैक्सिमा है, तो क्या क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बीटा। तो इस फॉर्मूले में 5 बीटा रख देंगे, अपन में बीटा, 5 बीटा से बीटा कैंसिल निकाल कर देंगे, x की वैल्यू पूछा होगा, लैम्डा की वैल्यू खुद दिया होगा, करके निकाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये तो अभी करवाऊंगा इस पे एक क्वेश्चन। फिर क्या है, साइन थीटा कैसे निकालोगे nth मैक्सिमम में, एल लैम्डा बाई डी से, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर मिनिमम की केस में पूछेगा तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2n-1 बीटा बाई टू से, ठीक है ना, ये फॉर्मूले है। इसमें मैक्सिमम में कैसे निकालोगे, y की वैल्यू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बीटा, और अगर मिनिमम में पूछेगा तो y कैसे निकालोगे, 2n-1 बीटा बाई टू, 2n-1 बीटा बाई टू। साइन थीटा कैसे निकालोगे मैक्सिमम में, साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी, और साइन थीटा निकालोगे मिनिमम में 2n-1 लैम्डा अपॉन में 2d, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन करा देना, और फिर एक इस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पे कॉन्सेप्ट पे। तो देखो 2019 का क्वेश्चन है, ये वाला कर रहे हैं पहले। 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखा है, 400 नैनोमीटर। वैसे ही लिखना, इसका कुछ काम नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन। वाज यूज्ड एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट